नमस्कार दोस्तों, मैं तारा आपको सुना रही हूँ रविंद्र कालिया जी की लिखी कहानी रूप की रानी चोरों का राजा। अब तक इस कहानी में आपने सुना कि शहर के एडवोकेट दिवाकर के घर चोरी हो गई है और अब पुलिस अपनी पुलिसिया तरीके से ही तहकीकात कर रही है। अब सुनते हैं आगे। इस कहानी में संध्या के साथ हुआ यूं कि जब चोरी हुई तो वह एक नाइटी पहने हुई थी और जब पुलिस आई तो उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा और वो उन्हीं कपड़ों में थी। तो बहरहाल अब जल्दी से संध्या के कपड़े चेंज करवाने का इंतज़ाम करता हूँ, क्योंकि जब तक संध्या कपड़े नहीं बदलेगी कहानी यूं ही ताक झांक करती रहेगी। लीजिए, ध्यान सिंह राजू को पकड़ कर ला रहा है। सलाम साहब। राजू पुलिस अधिकारियों को देखकर जरा भी विचलित नहीं हुआ। क्यों बे, दोबारा जेल की हवा खाना चाहते हो? इंस्पेक्टर ने अपनी गाली कोष से अफसरों की उपस्थिति में चल सकने वाले लायक गालियों का सावधानी पूर्वक चुनाव करते हुए उसे गिरेबान से पकड़कर 2-3 बार झंझोड़ा। बता, किसके लिए किया यह काम? मैं तो खिड़की देखते ही समझ गया था कि तुम्हारी करामात है। नहीं साहब, मैंने काम छोड़ दिया है। रात को कहाँ था? बता, वरना अभी बांस पर चढ़ा दूंगा। गाली गलौज के माहौल का लाभ उठाकर अमरेंद्र ने संध्या से कहा, भाभी आप अंदर जाएं। संध्या उठकर कमरे की ओर चल दी। खान ने शिकायती नजरों से अमरेंद्र की तरफ देखा। झूठ नहीं बोलूंगा हुजूर, रात को जास्ती पी गया था, जल्दी में ही ढेर हो गया। किसने घर पहुंचाया कुछ पता नहीं। हर बार तुम यही जवाब देते हो, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। इंस्पेक्टर ने उसे खिड़की की तरफ धकेलते हुए कहा। साहब को बताओ, कैसे भीतर घुसे थे? राजू वहीं फर्श पर उकड़ू बैठा रहा। बोला, साहब यकीन मानिए यह मेरा काम नहीं है, मेरा हुनर ही मेरा दुश्मन हो गया है। अरे साहब को भी दिखाओ अपने हुनर का कमाल। एसओ ने ऑर्डर देकर बोला। अमरिंदर भाई, एक चाय तो पिलवाइए, बहुत तलब हो रही है, खान ने कहा। और फिर वो राजू के हुनर का कमाल देखने में मशगूल हो गया। राजू को जैसे मनपसंद काम मिल गया था। वह खिड़की के पास पहुंचा और उसने दोनों ओर से पकड़कर लोहे की छड़ को कुछ इस अंदाज में दबाया कि वह फ्रेम के बाहर आ गई। साला देखने में चिड़ी मार लगता है, मगर गजब की ताकत है इसकी बाहों में, इंस्पेक्टर ने कहा। राजू का चेहरा सुर्ख हो गया था। उसने छड़ जमीन पर फेंक दी और जेब से निकाल कर बीड़ी सुलगा ली। ये कुछ भी कहे, काम इसी का है, एसपी ने प्रदर्शन देखने के बाद राय दी। नहीं साहब, अब बहुत से लोग यह कला सीख गए हैं, राजू बोला। जमाना मुझसे बहुत आगे निकल गया है। इस हुनर में कौन है तुमसे आगे? बबलू मुझसे कहीं आगे है साहब। मगर मैंने तो सुना था आजकल दूसरी जगह काम लगाए हैं। मैं उसे जहन्नुम से भी तलब कर लूंगा, इंस्पेक्टर ने कहा। इसे ले जाकर हवालात में बंद कर दो, वहीं इसके डंडा करूंगा तो यह कबूलेगा। एसपी ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद निर्णायक स्वर में बताया कि यह किसी जानकार व्यक्ति का ही कारनामा है। उनके शक की सुई घरेलू नौकरों के आसपास ही भटक रही थी। घरेलू नौकरों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए दारोगा ने अमरिंदर से बहन जी को बुलवाने के लिए कहा। अमरिंदर ने वहीं बैठे बैठे संध्या पर को फोन किया कि अगर फ्रेश हो गई हो तो जरा बाहर आ जाएं। फ्रेश होने से उसका जो आशय था वह एसपी तो समझ ही गए। संध्या तो भीतर पहुंचते ही समझ चुकी थी और अपनी लापरवाही को लेकर बेहद शर्मिंदा थी। संध्या पल्लू से सिर ढके हुए बाहर आई तो उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे साड़ी में लिपटी हुई कोई चलती फिरती प्रतिमा हो। उसके पैर तक साड़ी से छिपे हुए थे। नजरें झुकी हुई अमरेंद्र ने राहत की सांस ली। खान ने एसपी की ओर झुककर उसके कान में कुछ कहा, जिस पर एसपी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। दारोगा ने संध्या से पूछा कि कितने लोगों को इस बात की खबर थी कि उसके पति शहर से बाहर हैं। मैं नहीं सोचती ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी थी। पड़ोसियों को मालूम था? शायद नहीं। नौकर चाकरों को? वे जरूर जान गए होंगे। रोबी ने तो उनके लिए पराठे सेके थे और बाई उनके कपड़े प्रेस करवा के लाई थी। 2 दिन से बढ़ई उनकी लाइब्रेरी में काम कर रहा था, उसको भी नजर खबर होगी। ड्राइवर तो उन्हें स्टेशन ही छोड़कर आया था। संध्या ने देखा इंस्पेक्टर डायरी में तमाम बातें दर्ज कर रहा था। वह अचानक चुप हो गई। उसे चुप देखकर इंस्पेक्टर ने उस पर सवालों की बौछार लगा दी। जैसे बढ़ई को आप कब से जानती हैं? क्या इससे पहले भी कभी उसने यहाँ काम किया था? बाई कितने दिनों में काम कर रही है और कहाँ रहती है? उसका पति क्या करता है? कुक का आने जाने का क्या समय है? उसे काम पर किसने रखवाया था? बाई और कुक का पता भी उसे नोट करवा लिया। संध्या ने बताया कि बढ़ई ने इससे पहले उनके यहाँ कभी काम नहीं किया, मगर
अब तक दिवाकर के कई दोस्तों की लाइब्रेरी फर्निश कर चुका है। बाई 2 बरस से जब से उन लोगों ने बंगला खरीदा है काम पर आई है और उससे कभी कोई शिकायत नहीं रही। और रूबी को उसकी एक सहेली ने भिजवाया था और लगभग 6 महीने से उनके यहाँ है। इस दौरान घर से कभी कोई चीज गायब नहीं हुई। ये लोग कब तक आते हैं? मेड का आने का समय हो गया है। रूबी 8 बजे तक आती है, बढ़े 9 बजे तक। ड्राइवर से कोई काम नहीं था तो वो आज आएगा नहीं। उसका पता मालूम है? मेड के पड़ोस में रहता है। वकील साहब का मुंशी भी तो होगा। वह घर के मेंबर की तरह है। वह दिवाकर के साथ दिल्ली गया है। संध्या अपनी बात पूरी करती कि घर के सामने एक जीप आकर रुकी। जीप का अंजर पंजर हिल रहा था। जीप से ज्यादा फुर्ती उन जवानों में थी जो जीप के रुकते ही उसमें से कूदे। जवानों के पीछे 2 कुत्ते थे। जीप से उतरकर वे जवानों के पीछे चल दिए। जय हिंद साहब, जय हिंद साहब और सैल्यूट से जुड़ी जूते ठोकने की आवाजों से आभास हुआ कि पुलिस कार्यवाही ने अचानक गति पकड़ ली है। संध्या को लग रहा था कि अब कुछ ही देर बाद अपराधियों की धरपकड़ शुरू हो जाएगी, मगर सिपाहियों के साथ 2 मरियल से कुत्ते देखकर उसे बहुत निराशा हुई। देखने से ही दोनों कुत्ते कुपोषण का शिकार लग रहे थे। उन कुत्तों को देखकर कोई भी समझदार आदमी कह सकता था कि वे कामचोर किस्म के सरकारी कर्मचारी हैं। वे अपने अफसरों की खुशामद करना भी सीख गए थे। दोनों कुत्ते एसपी के सामने खड़े होकर पूंछ हिलाने लगे। वे जैसे अपने अधिकारी की पुचकार पाने के लिए मचल रहे हों। एसपी ने उन्हें कोई खास महत्व नहीं दिया तो वे जवानों के पीछे खड़े हो। लग रहा था वे सुबह की लंबी सैर से थक चुके हैं और जैसे उन्हें भी सुबह का नाश्ता भी नसीब ना हुआ हो। कुत्तों को नाश्ता वाश्ता कराया, ऐसे ही ले आए हो? कुत्तों के साथ आते दीवान से एसपी ने पूछा। जी सर। जी सर का क्या मतलब? कुत्ते नाश्ता कर चुके हैं या नहीं? जी सर, नाश्ता कर चुके हैं। संध्या रसोई में जाकर रात की बची रोटियां उठा लाई और कुत्तों के सामने रख दी। कुत्तों ने बारी बारी से रोटियां सूंघी और वहीं पड़ी रहने दी। पुलिस का अमला कुत्तों को अंदर ले गया और कुत्ते फर्श पर बिखरी एक एक चीज को सूंघने लगे। अलमारी को भी उन्होंने हर एक कोण से सूंघ लिया। फिर वे किसी अनजानी गंध का पीछा करते हुए खिड़की की तरफ बढ़े। उनके साथ साथ दीवान भी खिड़की से कूद गया। कुत्तों का करिश्मा देखने के लिए तमाम ऑफिसर्स बाहर निकल आए और एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। संध्या भी पीछे की ओर खुलने वाली खिड़की खोलकर कुत्तों की गतिविधि का जायजा लेने लगी। उसे पुलिस पर उतना भरोसा नहीं था जितना कुत्तों पर होता जा रहा था। कुत्ते जमीन को सूंघते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में वे 4 दीवारी फांद कर आंखों से ओझल हो गए। बंगले की 4 दीवारी जगह जगह से ढह गई थी। संध्या ने कई बार दिवाकर से नई और ऊंची 4 दीवारी बनवाने का आग्रह किया था, मगर दिवाकर ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। उसकी धारणा थी कि 4 दीवारी चोरों को नहीं, मवेशियों को रोकने के लिए बनवाई जाती है और अंग्रेजों ने कुछ सोच समझकर ही 3-4 फीट की 4 दीवारी बनवाई होगी। संध्या को यह पुराना बंगला पसंद आया था, मगर कुछ चीजों को लेकर उसके मन में बहुत उलझन होती थी। कमरों की छतें इतनी ऊंची थी कि लंबे से लंबे झाड़ू से भी जाले साफ नहीं किए जा सकते थे। कुत्तों के नजरों से ओझल होते ही कुत्तों पर चर्चा छिड़ गई थी। एसपी कुत्तों की उपलब्धियों का बखान करने लगे कि कहां-कहां इन कुत्तों की वजह से चोरों का सुराग मिला। कुत्तों पर कुछ लतीफे भी हुए। अमरिंदर की जानकारी में इजाफा हुआ कि गहन प्रशिक्षण के बाद कुत्तों की बकायदा विभाग में नियुक्ति होती है और तो और उन्हें एक विशेष उम्र में रिटायर भी किया जाता है। कई कुत्तों के विभाग में इतनी पूछ होती है कि वे समय समय पर डेपुटेशन पर भी जाते रहते हैं। जबरा कुत्ता तो इतना जिद्दी है कि मनपसंद गोश्त न मिले तो अनशन पर चला जाता है। उस पर कई बार डिसिप्लिनरी एक्शन हो चुका है। अपराधी लोग इन कुत्तों के जानी दुश्मन हो जाते हैं और कई बार इन पर जानलेवा हमला भी हो चुके हैं। यही वजह है कि इन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जाता है। वे अपराधी की हिट लिस्ट पर हैं। एसपी साहब किसी कुत्ते के डायबिटीज को लेकर भी बहुत चिंतित थे। मटमैला सा दिन धीरे धीरे आंख खोल रहा था और मुख्य सड़क पर लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी। कुछ बूढ़े लोग छड़ी टेकते हुए सैर से लौट रहे थे और पुलिस को देखकर वहीं रुक गए थे। बच्चों को स्कूल ले जाने वाली बसें बीच बीच में दिखाई देती। लगता था शहर में बच्चे ही सबसे पहले जगते हैं। एक नौजवान आदमी साइकिल पर अखबार फेंकते हुए पास से निकला तो दारोगा जी ने उसे रोककर 3-4 अखबार छीन लिए। वह बगैर किसी प्रतिरोध के आगे बढ़ गया। दारोगा ने तत्परता से अखबार एसपी साहब को पेश कर दिए। संध्या सोच रही थी अभी थोड़ी देर में कुत्ते चोरों को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए ले आएंगे, मगर हुआ ठीक उसके विपरीत। कुत्ते ही मुंह लटकाए हुए वापस लौट आए। मालूम हुआ उनकी घ्राण शक्ति चौराहे पर ही जाकर फेल हो गई। अफसर लोग इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि चौराहे पर जरूर कोई वाहन खड़ा होगा और चोर उसमें बैठकर चंपत हो गए होंगे।
एसपी कुत्तों की असफलता से निराश नहीं हुए। एसओ ने संध्या को बुलाकर आश्वासन दिया कि वे जल्दी चोर को ढूंढ निकालेंगे और फिलहाल उसकी सुरक्षा के लिए एक सिपाही को तैनात करते जा रहे। एसपी ने फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट के साथ डिस्कस किया और एसओ को घरेलू सेवकों से तफ्तीश करने का आदेश देकर खान के साथ रवाना हो गए। अमरेंद्र को भी अधिक रुकने का कोई तुक नजर नहीं आया। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को शायद बहुत दिनों के बाद कोई काम मिला था। वह बहुत फुर्सत में था और बार बार कह रहा था कि वह खबर मिलते ही बगैर चाय नाश्ता किए घर से चला आया है। संध्या ने पहले तो उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, मगर जब देखा कि बगैर चाय नाश्ता किए काम शुरू नहीं करेगा, वह रसोई में चली गई। उसके लिए 2 टोस्ट भी सेक दिए। चाय नाश्ता देकर वो कुर्सी पर पसर गया और आत्ममुग्ध भाव से अपनी सफलताओं के किस्से दर किस्से बयान करने लगा। टोस्ट खाते हुए भी वह लगातार बोले जा रहा था, कहीं उसके विराम का फायदा उठाकर संध्या वहां से चल न दे। वह दीवार का सहारा लेकर खड़ी रही और हाँ हूं करती रही। उसे लग रहा था कि ये मूर्ख आदमी अगर इसी तरह बकबक करता रहा तो वह गिर पड़ेगी। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को विदा करने के बाद वह कटे पेट की तरह पलंग पर जा गिरी। उसने तय किया कि बच्चों को जगाने की बजाय उनके साथ ही थोड़ी देर के लिए सो जाएगी। उसकी झपकी लगी ही थी कि टेलीफोन की घंटी टनटनाई। उसने लपक कर रिसीवर उठा लिया। हेलो, मैं अलका बोल रही हूँ। संध्या, बोल यार, तुमने दोस्ती का अच्छा सिला दिया। मैंने तुम्हें अपना समझकर और तुम्हारी मदद के इरादे से शांति को तुम्हारे यहाँ रुकवाया था। बस यह समझ लो तुमने उसे नहीं मुझे हवालात भिजवाया है। मुझसे पूछ तो लिया होता वे कैसे घर की लड़की है। उसका भाई DIOS में चपरासी है, मैं माँ बच्चों के स्कूल में दाई है और वो खुद इस साल हाई स्कूल का एग्जाम देने बैठ रही है। जरूरतमंद लड़की थी, मैंने तुम्हारी मदद के लिए भिजवा दिया था और तुमने सब संबंध ताक पर रख दिया और उस बेचारी को जलील कराने थाने भिजवा दिया। अलका, यकीन मानो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वह किसी तरह इतना ही कह पाई। क्या यकीन मानूं? जानती हो पुलिस बदतमीजी से कैसे उसे पकड़कर थाने ले गई। संध्या की बोलती बंद थी। बड़ी मुश्किल से वह सिर्फ इतना कह पाई कि उसने पुलिस से शांति की कोई शिकायत नहीं की और शांति के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए उसे बहुत अफसोस है। तुमने मेरा दिल बहुत दुखाया है संध्या, मैं ताजिंदगी से याद रखूंगी। प्लीज अलका, मुझे गलत मत समझो। आज दिवाकर लौट आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। मैं खुद आकर तुम्हें सारी बात बताऊंगी। मैंने कुछ नहीं किया। मेरे यहाँ आने की तकलीफ मत करना, अलका ने बेरुखी से कहा। अरे सुनो तो, अब सुनने को बाकी ही क्या है, अलका बोली। याद रखो, एक मासूम लड़की को पुलिस के हवाले करके तुमने नीचता का ही परिचय दिया है। प्रिय पाठकों, यह चकचक अब लंबी चलेगी। अभी तो सिर्फ अलका का फोन आया है। वे लोग भी डायल घुमा रहे हैं जिन्होंने रूबी, ड्राइवर और बढ़ई को भिजवाया था। रूबी का पिता इस मायने में बहुत सिद्धांतवादी था कि बेटी की कमाई से दारू नहीं पिएगा। उसके लिए चाहे उसे रिक्शा ही क्यों न चलाना पड़े। सुबह सुबह दारू के 2 गिलास गटक कर संध्या से भिड़ने के लिए अपने डगमगाते कदमों से घर से निकल चुका था। ड्राइवर गोपाल की बूढ़ी माँ भी लाठी टेकते हुए पड़ोसियों के साथ संध्या के घर की तरफ बढ़ रही थी। शांति की नंद भी शांति के दोनों छोटे बच्चों को लेकर इस हुजूम में शामिल हो गई थी। गोपाल की माँ टीबी की मरीज थी। बीच रास्ते में उसकी सांस फूल गई तो उसे एक पुलिया पर बैठाकर कुछ लोग उत्तेजना में आगे बढ़ गए थे। सभासद की जाति के शुभचिंतक सभासद की तलाश में निकल चुके थे। चुनाव सिर पर थे और इस समय जाति विशेष का साथ देकर सभासद बहुत से वोट पक्के कर सकता था। यहाँ एक ब्रेक लेना मुनासिब होगा। आप इसे टी ब्रेक भी कह सकते हैं। पुराने जमाने में किताबों के साथ कलात्मक बुकमार्क फ्री मिला करते थे। आजकल यह परंपरा लुप्त हो गई है। पाठक लोग पोस्ट कार्ड, कलम या कागज के पुर्जे को खोसकर बुकमार्क का काम ले लेते हैं। आजकल बाजार में मंदी छाई हुई है। हर शय के साथ कुछ न कुछ फ्री मिल रहा है, जैसे साबुन के साथ एक और साबुन, तेल के साथ शैम्पू, शैम्पू के साथ कंघा, पतलून के साथ शर्ट, जूते के साथ मोजे, कटोरी के साथ चम्मच। मगर किताब के साथ कुछ मुफ्त नहीं मिलता, बुकमार्क तक नहीं। मालूम नहीं इस समय टी ब्रेक में कौन सी चाय पी रहे हैं। चाय की एक ब्रांड के साथ चॉकलेट फ्री मिल रही है। मेरी ये बीच बीच की टिप्पणियां आप यही सोचकर पढ़ जाइए कि ये कहानी के साथ फ्री मिल रही है। आपको उत्सुकता हो रही होगी कि कहानी में आगे क्या हुआ, चोर पकड़े गए या नहीं, चोरी में गया सामान बरामद हुआ या नहीं। आपको हैरत होगी, कथाकार के लिए ये तमाम प्रश्न अब सेकेंडरी हो चुके हैं। वह जानता है कि चोरी गया सामान वापस नहीं आता भी है तो अक्सर नकली निकल जाता है। मेरी राय है हम लोग अब संध्या के यहाँ न लौटें, जहाँ इस समय हंगामा हो रहा है और उम्मीद है देर तक होता रहेगा। क्यों न हम लोग थाने चलें, जहाँ घरेलू सेवकों की तफ्तीश शुरू होने वाली है।
इधर हिंदी कथाकारों की लाइन में कुछ आईपीएस अधिकारी भी शामिल हो गए हैं। वैसी तफ्तीश पर पूरा उपन्यास लिख सकते हैं। मैं आपको तफ्तीश पूर्व के माहौल की एक झलक दिखाकर विदा लेना चाहूंगा। मुलाहिजा फरमाइए। क्या नाम है? शांति। बाप का नाम? शंकर। कहाँ रहती हो? शंकर घाट। तेरे बाप का घाट है क्या? वह स्विच झुकाए खड़ी रही। शादीशुदा हो? शांति ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। वह सहमी थी। जिंदगी में पहली बार थाने आई थी। वह कुर्सी से उठा, मेज पर डंडा पीटते हुए बोला, क्या नाम है उस साले का? क्या करता है? वह सिर झुकाए खड़ी रही। उसके पास आकर ठुड्डी ऊपर उठा दी। जालिम सिंह है नाम मेरा। खैरियत चाहती हो तो सब कुछ साफ साफ उगल दो। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे तो दीवान ने ठुड्डी छोड़ दी और सिर से पैर तक उसका जायजा लेने लगा। वह और सिकुड़कर खड़ी हो गई। साली, नाम नहीं लेती अपने मर्द का। मुझे सब मालूम है। तुम्हारी मिली भगत से ही हुई है चोरी। इस बेबुनियाद आरोप से वह तिल मिलाकर रहेगी। दारोगा जी पूछेंगे तभी तुम्हारा मुंह खुलेगा। जालिम सिंह हथेली पर सुर्ती बनने लगा। शांति की तरफ देखकर वह बहुत बेशर्मी से हंस रहा था। जालिम सिंह का सुर्ती फाँक कर इत्मीनान और तफसील से तफ्तीश जारी रखने का इरादा था। वह दारोगा जी के आने से पहले अपना महत्व बता देना चाहता था। अब तक के तमाम प्रश्न उसने दारोगा जी की शैली में ही किए थे। वह पूछताछ जारी रखता कि अचानक कमरे में जैसे भूचाल आ गया और जालिम सिंह को अपनी पूछताछ अधूरी छोड़कर वहां से अनुपस्थित हो जाना ही बेहतरी के लिए जरूरी लगा। जालिम सिंह की पूछताछ बहुत नाजुक मोड़ पर थी जब थाने में 10-15 लोगों के साथ सभासद महोदय ने प्रवेश किया। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली बना एक सिपाही भी नजर आया जो रूबी, बढ़ई और ड्राइवर को तफ्तीश के लिए थाने में हाजिर करने ला रहा था। सभासद को दलबल के साथ देखकर जालिम सिंह अचकचाकर रह गया। वह सभासद को पहचानता ही नहीं था। उसकी हैसियत से भी परिचित था। एसओ साहब उसके यहाँ अक्सर सामान भिजवाते रहते थे। थाने में विलायती शराब को सामान ही कहा जाता था। कई बार तो जालिम सिंह सभासद के यहाँ सामान पहुंचाने जा चुका था। सभासद सत्तारूढ़ दल से ताल्लुक रखता था और थाने को भी इसकी खबर थी कि यह प्रदेश के गृह मंत्री का मुंह लगा सभासद है और सभासद का वार्ड मंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में ही पड़ता था। सभासद ने दुसूती कुर्ता पजामा पहन रखा था। वह बड़े नेताओं की तरह चलना सीख चुका था। वह अपने मोबाइल से बात करता हुआ थाने में घुसा। उसकी बातचीत से पता चल रहा था कि किसी पुलिया के निर्माण के टेंडर्स आज ही खुलने वाले हैं। इस ठेके को लेकर वह बहुत उत्साहित था और किसी भी सूरत में उसे हथिया लेना चाहता था। शक्ति प्रदर्शन के लिए वह जल्द से जल्द नगर महापालिका पहुंच जाना चाहता था। वह थाने में गुस्सा चला गया और न जाने कहां से एक इंस्पेक्टर को पकड़ लाया। इंस्पेक्टर ने उससे कमरे में रखी एकमात्र कुर्सी पर तशरीफ रखने का आग्रह किया और किसी तरह समझा बुझाकर विदा कर दिया कि इन लोगों को केवल पूछताछ के लिए थाने में तलब किया गया है और तफ्तीश पूरी होते ही इन्हें छोड़ दिया जाएगा। इतना याद रखिए इंस्पेक्टर साहब कि ये सब मेरे परिवार के लोग हैं। इन पर आंच नहीं आनी चाहिए। सभासद ने विजयी भाव से लोगों की तरफ देखा और हाथ जोड़ते हुए विदा हो गए थे। अपने पड़ोसियों, हितैषियों और परिवार के सदस्यों के बीच तीनों अभियुक्त सहमे ठिठुरे खड़े थे। सभासद के आश्वासन से उनके चेहरे पर छाए दहशत के बादल छटने लगे। एसओ साहब की प्रतीक्षा में लोग कमरे के बाहर धूप में बैठकर पान, सुर्ती और सिगरेट बीड़ी का सेवन करने लगे। ये ग्रंथ बस यहीं तक था। रूप की रानी और चोरों का राजा कौन साबित हुआ? रूप की रानी तो बेशक संध्या है, पर चोरों के राजा कई हैं। कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में फिर भेंट होगी। धन्यवाद। नमस्कार।